मुझमें पिता बनने की क्षमता नहीं थी, मगर मैंने सारा दोष अपनी पत्नी पर मढ़ दिया। माँ ने उसे घर से निकाल बाहर किया और मेरी दूसरी शादी करवा दी। यहाँ मेरी 3 संतानें हुईं, लेकिन मुझे कभी सुकून नहीं मिला। मैंने अपनी दूसरी पत्नी पर भी शक करना शुरू कर दिया। एक दिन बाजार में मेरी पहली पत्नी मिली। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अगर सच्चाई जानना चाहते हो तो आज रात मेरे घर आ जाना। मैं सबकी नजरों से बचकर उसके घर गया और वहां जो देखा उसने मेरी आत्मा तक हिला दी। अब मैं बेचैन होकर हॉस्पिटल के बरामदे में टहल रहा था। मेरे भीतर ऐसी आग जल रही थी जिसका कोई इलाज नहीं था। आसपास के लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे, लेकिन मैं किसे बताता कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मेरी पत्नी अंदर ऑपरेशन थिएटर में थी। वो तीसरी बार गर्भवती थी और अचानक तबीयत बिगड़ने पर मैं उसे यहाँ लेकर आया था। लेकिन मेरे चेहरे पर गहराई तक उतरती उदासी थी, जैसे मेरी पूरी दुनिया मुझसे छूटने वाली हो। कुछ देर बाद एक नर्स बाहर आई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने मेरे हाथ में एक छोटा सा नीला कंबल थमाया, जिसमें एक नन्हा सा मासूम लिपटा हुआ था। नर्स बोली, बधाई हो, आपको बेटा हुआ है और आपकी पत्नी भी बिल्कुल ठीक हैं। उसकी बात सुनते ही मेरा चेहरा फीका पड़ गया, जैसे सारा लहू सूख गया हो। मैंने एक ठंडी नज़र उस बच्चे पर डाली, जो अब मेरी गोद में था। नर्स ने भी मेरी हालत देखकर हैरत से मुझे देखा। शायद उसे मेरे चेहरे के भावों से कुछ समझ में आया। उसने पूछा, क्या हुआ आपको? खुशी नहीं हुई क्या? लोग तो बेटे के जन्म पर मिठाइयां बांटते हैं और आप ऐसे दिख रहे हैं जैसे कोई सनसनीखेज दुख मिल गया हो। इतना कहकर वह होंठ चिढ़ाकर चली गई। मैं जो कुछ उस वक्त महसूस कर रहा था, अगर वो नर्स जान जाती तो शायद सदमे से पागल हो जाती। उस बच्चे को देखते देखते मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी सांस दाईं तरफ अटक गई। दाइयों ने जल्दी से बच्चा मेरी गोद से ले लिया। उन्होंने कहा, आदित्य, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम घर चले जाओ। शायद उन्होंने मेरे चेहरे से सब कुछ पढ़ लिया था। मैंने सिर झुकाकर शुक्रिया कहा और बगैर पत्नी को देखे बाहर निकल आया। देखने की हिम्मत मुझमें थी ही नहीं। घर पहुंचा तो हर तरफ सन्नाटा था। पहले वाले दोनों बच्चों को मेरी पत्नी ने पहले ही अपने मायके भेज दिया था। आज जो कुछ हुआ था, उसने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रो पड़ा। मेरा ध्यान आज से 7 साल पहले की एक घटना पर जा ठहरा, जिसने आज मुझे इस मुकाम पर पहुंचा दिया था। तब मैं बस कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था। जवानी का जोश सिर पर था और ऊपर से पिता के पैसे का एहसास। लगता था जैसे पूरी दुनिया मेरे पैरों के नीचे है। दोस्तों ने शिमला घूमने का प्लान बनाया। मैं भी बेचैन था। तुरंत जाकर माँ से कहा। माँ भड़क उठी। पागल हो गया है आदित्य। अगले हफ्ते तेरी शादी है और तू दोस्तों के साथ घूमने जा रहा है। शादी के बाद जा, अपनी बीवी के साथ। लेकिन मुझे उस जबरदस्ती की शादी में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। मैं अपनी तरह से जीना चाहता था। माँ के लाख मना करने पर भी मैं दोस्तों के साथ निकल पड़ा। शिमला की खूबसूरत वादियों में हमने पूरी आज़ादी से घूमना फिरना किया। जेब में पैसे थे, सेहत जवान थी। लगता था ये दुनिया मेरे इशारों पर झुक जाएगी। तीसरे दिन की सुबह मेरे दोस्त कमरे में आए और बोले, अरे यार आदित्य, तू यहाँ अकेला बैठा है? जल्दी चल, पीछे की पहाड़ियों में एक पुराना जंगल है। बहुत खूबसूरत जगह। वैसे तो टूर गाइड ने वहां जाने से मना किया है, पर तू जानता है ना, हम किसी की नहीं सुनते। मेरा भी रोमांच जाग उठा। रात ढलने को थी। दोस्त बाहर से पुकार रहे थे और मैं अपने जूते ढूंढ रहा था, जो होटल लौटने के बाद कहीं रख दिए थे। एक दोस्त ने आवाज लगाई, जल्दी कर भाई, अंधेरा हो रहा है। मैंने झुंझलाकर वो हल्के स्नीकर पहन लिए जो मैं कमरे में ही पहनने के लिए लाया था। मेरे जूते देखकर दोस्तों ने मजाक किया, भाई, इनसे पहाड़ चढ़ेगा? मैंने हंसते हुए बात को टाल दिया, अरे मैं मजबूत हूं, इनसे भी चढ़ जाऊंगा। चारों दोस्त होटल के पीछे की ओर निकल पड़े। उस तरफ एक पहाड़ी थी, जिसके ऊपर घना जंगल था, जो ऊपर जाते जाते और गाढ़ा होता जा रहा था। हम लोग हंसी मजाक करते हुए, अंधेरे से खेलते हुए जंगल में दाखिल हुए। असल में वो जूते मुझे बहुत तकलीफ दे रहे थे। जंगल की जमीन उबड़ खाबड़ थी। कांटे और पत्थर पैरों में चुभ रहे थे, लेकिन मैं चाहता था कि किसी को इसका पता न चले।
चेहरे पर हंसी लगाए मैं आगे बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे जंगल और गहराता गया। पैरों में पसीना आने लगा और जूते फिसलने लगे। तभी एक दोस्त ने पीछे मुड़कर मजाक से कहा, अरे आदित्य, क्या तू बूढ़ा हो गया है जो इतना धीरे चल रहा है? मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने सीना ठोक कर कहा, बूढ़ा तो तू है। अब देख मैं कैसे आगे निकलता हूं। और मैं तेजी से आगे बढ़ा, यह जाने बिना कि वो बस मजाक कर रहे थे। हम अब पहाड़ी की चोटी पर पहुंच चुके थे। दूसरी ओर गहरी ढलान थी। मेरा पांव फिसला और मैं नीचे लुढ़कता चला गया। मेरे दोस्त घबरा गए। उनका मकसद तो बस डराना था, लेकिन मुझे यूं पेड़ों से टकराते गिरता देख वे भी दहशत में नीचे उतरने लगे। लेकिन मेरी रफ्तार इतनी तेज थी कि ऊंचे ऊंचे पत्थर और पेड़ मुझसे टकराते रहे और मेरा पूरा शरीर जैसे झंझना गया। ढलान में लुढ़कते हुए अचानक मैं एक बड़े चट्टान से बहुत जोर से टकरा गया। जिस पल मेरी पूरी देह उस चट्टान से टकराई, मुझे अपने भीतर एक अजीब सा एहसास हुआ। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे किसी ने पहाड़ी के नीचे मेरा अस्तित्व रौंद डाला हो। सबसे ज्यादा दर्द शरीर के निचले हिस्से में महसूस हो रहा था। मेरे मुंह से पीड़ा की चीख निकल गई और मुझे अपनी चेतना खोती हुई महसूस हुई। शायद रात की गहराई थी या मैं बेहोश हो चुका था, क्योंकि जब अगली बार मेरी आंखें खुलीं तो मैं हॉस्पिटल के बिस्तर पर था। मेरे शरीर की हर नस दर्द से चीख रही थी। मेरे आसपास दोस्त शर्म से झुके चेहरों के साथ बैठे थे। मेरी दोनों टांगों पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। लेकिन एक और तकलीफ थी जो शब्दों से परे थी और मेरी सहन शक्ति के बाहर। डॉक्टर आया तो उसका चेहरा भी सफ़ेद पड़ गया था। घर वालों को इत्तला दी जा चुकी थी, लेकिन मैं व्याकुल था। डॉक्टर साहब, बहुत तेज दर्द हो रहा है, प्लीज कोई इंजेक्शन दे दीजिए, मैंने डॉक्टर से गिड़गिड़ा कर कहा। डॉक्टर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, दर्द तो रहेगा, तुम्हारा पूरा शरीर गंभीर रूप से घायल हुआ है, कई नसें दब गई हैं, 1 हफ्ते में ठीक हो जाओगे। मेरा दिमाग जैसे विस्फोट हो गया। 1 हफ्ते बाद तो मेरी शादी थी। तभी मेरी दृष्टि दरवाजे की तरफ गई, जहां मेरे माता पिता चिंतित चेहरों के साथ अंदर आ रहे थे। माँ ने मुझे माथे पर चूमा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। शायद उन्हें एहसास हो गया था कि मैं पहले ही काफी टूटा हुआ था। मेरे घरवालों ने मेरी शादी टाल दी। मेरे ससुराल वाले बहुत नेक और संस्कारी लोग थे। उन्होंने मेरी हालत देख कोई जोर नहीं डाला, बल्कि खुद भी दुखी होने लगे थे। कुछ महीने बीते और मैं बड़ी मुश्किल से सहारे के साथ चलना सीखने लगा। धीरे धीरे मैं फिर जीवन की ओर लौटने लगा। वो हादसा मेरे लिए डरावना था, जिसने मेरी जिंदगी की रंगत छीन ली थी। आखिरकार मेरी टांगें पूरी तरह ठीक हो गईं और मैं फिर से चलने फिरने लायक हो गया। खुशियां फिर से लौट आईं। जमीन पर चलने के 1 महीने बाद माँ मेरी दुल्हन को घर ले आई। शादी के दिन मैं बेहद प्रसन्न था, क्योंकि मेरी पत्नी खानदान की सबसे सुंदर लड़की थी। ऐसी खूबसूरत लड़की मैंने जीवन में पहली बार देखी थी। वो सलीकेदार और सुशील भी थी। उसने आते ही जिस तरह से घर की जिम्मेदारी संभाली, मैं हैरत में पड़ गया। मेरे बेपरवाह स्वभाव में उस दर्दनाक हादसे के बाद बदलाव आ चुका था। अब मैं ध्यान से पिता के व्यापार को संभाल रहा था। घर में दोबारा खुशियां लौट आई थीं। जब मैं दफ्तर से घर आता, मेरी पत्नी मुझे खाने और चाय के बारे में पूछती। उसकी सेवा देख मैं भावुक हो जाता। जिंदगी में अब कोई कमी नहीं थी, मुझे महसूस होने लगा था। लेकिन एक रात खाने की मेज पर मैंने माँ से पूछ लिया, क्या बात है माँ, आज आप बहुत चुपचाप लग रही हैं। मेरे पूछते ही माँ ने गहरी सांस ली और बोली, तुम्हारे साथ आयुषी की भी शादी हुई थी, आज उसके यहाँ बेटा हुआ है। समझ रहे हो ना, तुम्हारी शादी को पूरा 1 साल हो गया है, लेकिन अब तक तुमने हमें कोई खुशखबरी नहीं दी। चलो ठीक है, जीवन का आनंद लेना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, मगर ये सब बच्चे होने के बाद भी तो किया जा सकता है। अब तुम दोनों को अपने परिवार बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। माँ की बात सुनकर मैंने हैरानी से अपनी पत्नी की ओर देखा। उसका चेहरा शर्म की वजह से गुलाबी पड़ गया था। हमारी शादी को साल भर हो चुका था और मुझे इसका जरा भी एहसास नहीं था, लेकिन माँ इसे गलत समझ बैठी थीं। हमने कभी जानबूझकर संतान न होने को लेकर चिंता नहीं की थी। शायद ऊपर वाले की मर्जी थी कि अभी तक हमारे घर कोई बच्चा नहीं आया था। माँ की बात सुनकर मेरा दिल भी कचोट गया। सच में 1 साल छोटा अरसा नहीं होता। अब तो मैं भी इंतजार करने लगा था।
हर महीने मैं अपनी पत्नी से पूछता, क्या कोई उम्मीद है? क्या हमारी दुआ सफल हुई? वो मायूसी से सिर हिला देती। मेरा दिल भी बुझ सा जाता। एक दिन जब मैं दफ्तर गया, मेरा दोस्त विशाल खुशी से मिठाई बांट रहा था। मैंने पूछा, क्या बात है भाई? किस बात की मिठाई है? वो मुस्कुराते हुए बोला, अरे यार, मैं पिता बन गया हूं। बेटा हुआ है। उसकी बात सुनकर मिठाई का टुकड़ा मेरे हाथ में ही रह गया। उसकी शादी तो मुझसे 6 महीने बाद हुई थी, मगर आज वो पिता बनने की खुशी मना रहा था। उस दिन मैं चुपचाप घर लौटा। उस रात पहली बार मैंने अपनी पत्नी से डॉक्टर के पास चलने के लिए कहा। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर निःशब्द मुझे देखती रही। फिर अचानक फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, क्या आपको भी लगता है कि मैं मां नहीं बन सकती? क्या मैं बांझ हूं? मैं हैरान रह गया। मेरे मन में कभी ऐसा विचार नहीं आया था। मैंने उसे तसल्ली दी, डॉक्टर को दिखाने में क्या हर्ज है? वो कुछ सोचती रही, फिर बोली, मेरी रिश्तेदार की बहन डॉक्टर है, बहुत अच्छी है। मैं उसका नंबर ले लेती हूँ, कल उसके पास चलते हैं। मैंने हामी भर दी। अगले दिन हम डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने कुछ जरूरी जांचें लिखीं। टेस्ट कराने के बाद हम घर लौट आए। रिपोर्ट अगले दिन आने वाली थी। मेरी पत्नी के चेहरे पर उम्मीद की झलक थी। जब घर पहुंचे तो माँ का मूड बहुत खराब था। उनके भाव पिछले दिनों कुछ चिड़चिड़े रहते थे। उन्होंने मेरी पत्नी को नजरअंदाज किया और मुझे अपनी बगल में बिठा लिया। बोली, आज सुमित्रा आई थी। वो भी पूछ रही थी कि बहू के यहाँ खुशखबरी क्यों नहीं आई। मैं तो लोगों को जवाब देते देते थक गई हूँ। माफ कर दे बेटा। पता नहीं कैसी लड़की तेरे लिए ब्याह लाई। अगर इसमें कोई कमी है तो तेरी जिंदगी की बर्बादी की जिम्मेदार मैं हूं। माँ की आंखों में आंसू देखकर मैं काफी परेशान हो गया। उनकी बातें मुझे भीतर तक झकझोर गईं, मगर मुझे अपनी पत्नी पर पूरा यकीन था। वो बेचारी दोषी न होकर भी सजा भुगत रही थी। कुछ दिनों बाद टेस्ट की रिपोर्ट आ गई। उस दिन मेरी पत्नी के चेहरे पर खुशी थी। वह रिपोर्टों का पुलिंदा लेकर तुरंत मेरे पास आई और बोली, देखिए, सब ठीक है। मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं। भगवान ने चाहा तो हम जल्दी ही माता पिता बनेंगे। उसकी आवाज में ऐसा उल्लास था जैसे वर्षों बाद उसे कोई बेशकीमती चीज मिल गई हो। रिपोर्ट्स देखकर मेरे मन को भी गहरी राहत मिली। मैंने फिर वही बेसब्री से इंतजार करना शुरू कर दिया। सना एक दिन छोड़कर एक दिन डॉक्टर के पास जाती रहती थी। मुझसे ज्यादा शायद वह खुद संतान के लिए छटपटा रही थी। दफ्तर में भी लोग मुझसे पूछने लगे थे। वक्त इसी तरह बहता रहा। तकरीबन 2.5 साल यूं ही बीत गए। एक शाम जब मैं घर लौटा तो देखा सना पानी की बोतल में कुछ डाल रही थी। मैंने पूछा, ये क्या कर रही हो सना? वो चौंक गई, जैसे कोई गुनाह करते पकड़ी गई हो। उसका चेहरा पीला पड़ गया। कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही, फिर अचानक फूट फूट कर रोने लगी। बोली, न जाने ये कैसी आजमाइश है। जब माँ और बाप दोनों सेहतमंद हैं तो औलाद क्यों नहीं हो रही? इसलिए आज मैं दरगाह वाले बाबा से ताबीज लाकर आई हूं। ये कहते हुए वो रोती हुई अंदर चली गई और मैं उसी जगह जड़ हो गया। किसने कहा कि माँ बाप दोनों सेहतमंद हैं? मैं तो आज तक अपनी जांच ही नहीं करवाया था। बेचैनी में छत पर जाकर टहलने लगा। एक के बाद एक सिगरेट जलाता रहा। मन ही मन खुद से पूछता रहा, क्या मुझे भी जांच नहीं करवा लेनी चाहिए? सना ने तो इन 2.5 सालों में कई बार टेस्ट करवा लिए और सारे ठीक थे। अगले दिन मैं चुपचाप उसी रिश्तेदार के पास गया जिसकी बहन के पास सना मुझे दिखलाने ले गई थी। वह एक भला लड़का था और डॉक्टर भी। मैंने उससे वादा लिया कि मेरी रिपोर्ट के बारे में वह घर में किसी को कुछ नहीं बताएगा। उसने मेरा अच्छी तरह टेस्ट किया और कुछ जांचें लिख दीं, लेकिन उसके चेहरे पर छाई निराशा मुझे पहले ही चेतावनी दे रही थी। जब टेस्ट की रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने मुझे फोन करके बुलाया। आदित्य भाई, आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है? उसकी आवाज सुनकर मेरे कानों में जैसे बिजली गिर गई। उसने पूछा, क्या कुछ साल पहले आपको कोई गंभीर हादसा हुआ था? मेरा ध्यान सीधा उस पुराने एक्सीडेंट की ओर गया और मैंने उसे पूरा वाकया बता दिया। डॉक्टर के चेहरे पर समझदारी का भाव आ गया। उसने कहा, उस हादसे की वजह से आपकी सेहत को भारी नुकसान पहुंचा है। आपकी मर्दाना ताकत को गंभीर असर हुआ है। अब आप पिता बनने के लायक नहीं रहे। यह सुनते ही मुझे लगा जैसे किसी ने पहाड़ मेरे सिर पर गिरा दिया हो। मैं जल्दी से जूते उठाकर घर लौट आया, लेकिन जाने से पहले डॉक्टर को सख्त हिदायत दी
कि वह इस बारे में मेरी पत्नी को कुछ भी न बताएं। अब पछतावा हो रहा था कि मैंने उसके परिवार के डॉक्टर के पास ही क्यों जांच करवाई। दिन बिछते गए और 6 महीने और गुजर गए। लोग बार बार सवाल करते और मेरी जिंदगी को मुश्किल बना देते। माँ अब दिन रात सना को ताने देती रहती थीं। मैंने अपनी कमी की बात सबसे छिपा रखी थी कि किसी को भनक भी न लगे। सना मेरे सामने आंसू बहाती और माँ उसे बार बार बांझ कहती, लेकिन कभी भी यह सच किसी को नहीं बताया कि असली कमी तो मुझ में है। 3 महीने बाद माँ की सहन शक्ति जवाब दे गई। उन्होंने मुझ पर दबाव डालना शुरू किया कि नई शुरुआत करो, सना को तलाक दो और फिर शादी कर लो। मुझे मालूम था कि चाहे दूसरी या तीसरी शादी भी करूं, मेरी औलाद नहीं हो सकती। रोज रोज के झगड़ों से मन इतना घबरा गया था कि सन्ना भी हर वक्त बुझी बुझी सी रहने लगी थी। आखिरकार एक दिन मैंने उसे तलाक दे दिया। जब वह पति पत्नी का रिश्ता टूटता देख रही थी, वह कुछ पल तक मुझे देखती रही, फिर चुपचाप घर से निकल गई। माँ पिता खुशी में झूम रहे थे। उन्हें लगता था कि एक बांझ औरत से छुटकारा मिल गया। लेकिन भीतर ही भीतर मैं खुद को कोसता रहा और अपना ध्यान काम में लगाने लगा। एक दिन जब थका मांदा घर पहुंचा, घर का माहौल बदला बदला सा महसूस हुआ। माँ किसी मेहमान के साथ हंसती बोलती दिखीं। वो मेहमान मेरी पहली पत्नी सना की बहन की बेटी थी। उसके साथ एक खूबसूरत लड़की बैठी थी, उम्र मुश्किल से 21 से 22 साल। मुझे अचरज हुआ कि माँ इन लोगों से इतनी खुलकर क्यों पेश आ रही थीं। मैं चुपचाप नमस्ते करके अपने कमरे में चला गया। रात को माँ खुद मेरे कमरे में आईं। वे बहुत खुश थीं। उन्होंने बताया, तुम्हारी पहली पत्नी की बहन आज हमारे घर आई थी, अपनी बेटी अपूर्वा के लिए तुम्हारे नाम का रिश्ता लेकर। ये सब उसने खुद नहीं सोचा, बल्कि सना ने ही कहा था कि ऐसा करो। पापा की दौलत और जायदाद पर्याप्त थी और हम पुणे के पॉश इलाके में रहते थे। माँ को लग रहा था कि यह सब सिर्फ पैसे की खातिर हो रहा है, लेकिन फिर भी वे बेहद खुश थीं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इसके पीछे क्या छिपा राज है। उन्होंने मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर दीं और जल्द ही मेरी नई दुल्हन अपूर्वा को शादी कर घर ले आईं। माँ बहुत खुश थी, मगर मुझे अंदर ही अंदर मालूम था, इस शादी का अंजाम भी वही होगा। घरवाले औलाद का इंतजार करेंगे और कुछ वक्त बाद इस बीवी से भी निराश हो पड़ेंगे। अपूर्वा उम्र में कम, रूप में सुंदर थी और मेरी कमी के बारे में कुछ जानती नहीं थी, इसलिए वह मुझ पर प्यार बरसाती रही। शादी को 3 महीने बीत चुके थे। मैं मन मारकर ऑफिस जाता और शाम को थके चेहरे के साथ लौट आता। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हो गया। जैसे ही मैं घर पहुंचा, माँ ने दरवाजे पर ही मेरे मुंह में मिठाई का लड्डू रख दिया। मुझे हैरानी हुई, ये किस खुशी में मिठाई बांटी जा रही है। माँ फूली नहीं समा रही थी। बोली, वह खबर जिसका इंतजार बरसों से था। तू अब पिता बनने वाला है। अपूर्वा प्रेग्नेंट है। आज उसकी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी। मैं उसे अस्पताल ले गई और डॉक्टर ने खुशखबरी दी है। माँ को लगा मैं खुशी से झूम जाऊंगा, लेकिन मैं वहीं चौंक कर खड़ा रह गया। मुझे अपनी कमजोरी का अच्छे से पता था। फिर अपूर्वा गर्भवती कैसे हो सकती है? सामने अपूर्वा खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक संकोची मुस्कान थी, लेकिन मेरी आत्मा जैसे किसी ने छेद दी हो। अगर वह गर्भवती थी, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ था। उसके चरित्र पर प्रश्न था। मुझे उस पर गहरा क्रोध और नफरत महसूस हुई। लेकिन मैं किस हक से सबको कहता कि मैं तो वो मर्द ही नहीं था जिससे संतान हो सकती थी। पत्थर जैसे दिल लेकर मैं अपने कमरे में चला गया। माँ ने अपूर्वा को बहुत दुलार दिया। पूरे 9 महीने घर में उसी आने वाले बच्चे की ही बातें होती रहीं। जब भी मैं यह चर्चा सुनता, लगता जैसे कोई मुझे उबलते पानी में डाल रहा है। मैं उठकर वहां से हट जाता। अपूर्वा से बातचीत लगभग खत्म हो चुकी थी। मुझे उस पर जबरदस्त गुस्सा आता था, लेकिन अपनी कमजोरी कह नहीं सकता था। आखिरकार 9 महीने बीत गए और अपूर्वा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। उसे गोद में लिए मैं यही सोचता रहा कि अब मुझे किसी और के बच्चे को अपना नाम देना पड़ेगा। घरवाले बहुत खुश थे और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कह सका। लेकिन सिर्फ 4 महीने बाद अपूर्वा फिर गर्भवती हो गई। इस बार तो मेरा मन किया कि मैं उसे थप्पड़ मारूं, तलाक दे दूं और घर से निकाल दूं। उससे बात भी ठीक से नहीं करता था, बच्चे से भी प्रेम नहीं कर पाता था। सब हैरान थे कि मुझे क्या हो गया है।
अपूर्वा भी परेशान रहने लगी। उसी परेशानी में उसने बेटी को जन्म दिया। अब तो मैंने हालात से समझौता कर लिया। मुझे यकीन हो गया था कि अपूर्वा मुझे छल रही है, किसी और पुरुष से संबंध रख रही है। लेकिन अगर मैं उसका सच खोलता तो खुद भी बेनकाब हो जाता। मैंने चुप्पी ओढ़ ली। जब वह तीसरी बार गर्भवती हुई तो मुझे खुद से ही शर्म आने लगी। वो 9 महीने कैसे बिताए, सिर्फ मैं ही जानता हूं। और अब 9 महीने बाद फिर अपूर्वा ने बेटा जन्म दिया। अपने कमरे में बैठकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। मुझे लगता था कि मेरी पत्नी का चरित्र सही नहीं है, फिर भी मैं मजबूर था किसी और के बच्चों को पालने पर। शायद उस रात मैं अपनी जिंदगी समाप्त ही कर देता, लेकिन तभी जेब में रखा मोबाइल गूंज उठा। देखा, वह मेरी पहली पत्नी सना का नंबर था। तलाक के बाद पहली बार उसने फोन किया था। हाथ कांप रहे थे। मैंने कॉल उठाया, कान से लगाया। वो मुझे बच्चे की बधाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे उलाहना दे रही हो। फिर अचानक उसने मुझे अपने घर बुलाने के लिए कहा, आदित्य, मुझे पता है तुम क्यों परेशान हो। तुम्हारी परेशानी का हल सिर्फ मेरे पास है। वो कह रही थी और मैं प्रतिक्रिया में अपनी गाड़ी लेकर निकल गया। थोड़ी ही देर बाद मैं उसके घर पहुंच गया। वह अपनी माँ के यहाँ रहती थी। दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर पहुंचा। बगल में सन्ना खड़ी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे तलाक का उसे कोई दर्द ही न हो। क्या बात है, तुम तो औलाद के लिए तड़पते थे, अब 3 बच्चे हैं, फिर भी चेहरे पर उदासी क्यों? उसकी चुभन भरी आवाज रिस रही थी। मैंने शर्म से सिर झुका लिया। मुझे सच्चाई मालूम है, उसने कहा। और मैं हैरान होकर सिर उठाने ही वाला था कि तभी कमरे के खुले दरवाजे से एक शख्स अंदर आया। उसे देखकर मैं बेकाबू होकर खड़ा हो गया। वह मुस्कुराते हुए मेरी तरफ हाथ बढ़ा रहा था। मैं चौंक गया, क्योंकि वह वही डॉक्टर था जिसने मुझे बताया था कि मैं कभी पिता नहीं बन सकता। वह मेरी पत्नी का रिश्तेदार था, पर सवाल था कि अब वह उनके घर क्या कर रहा था। सना उससे बड़ी सहजता से मिल रही थी, जैसे बेहद पुराना और करीबी रिश्ता हो। यकीनन तुम हम दोनों को साथ देखकर हैरान हो, और कई बातें हैं जो तुम्हें नहीं पता, सना बोली। शायद मैं तुम्हें कभी न बताती, लेकिन अब मुझे तुम पर दया आ रही है, वो कह रही थी, और मैं अवाक उसकी ओर देख रहा था। मैं तुमसे शादी नहीं चाहती थी। मैं अपने इस कजिन से प्यार करती थी, जो इस वक्त तुम्हारे सामने है। लेकिन माँ बाप ने तुम्हारे सामाजिक रुतबे और दौलत को देखकर मेरी शादी तुमसे करवा दी। शादी के पहले ही दिन मैंने ठान लिया कि मैं औलाद नहीं पैदा करूंगी, जल्द ही तलाक ले लूंगी। तुम्हारी सूरत देखकर मुझे नफरत होती थी, क्योंकि तुम ही वो वजह थे जिनसे मुझे अपनी मोहब्बत से जुदा होना पड़ा। जब तुम औलाद के लिए बेचैन हुए, मैंने जानबूझकर तुम्हें अपनी उसी डॉक्टर रिश्तेदार के पास भेजा, जो मेरी और मेरे प्रेमी की मोहब्बत से वाकिफ थी। उसने वही किया जो मैंने कहा। रिपोर्टों के बावजूद मैंने गर्भनिरोधक दवाइयां लीं। उसने वही कहा जो मैं चाहती थी, सिर्फ ये बताया कि ऊपर वाले की तरफ से देर है। मुझे पता था कि एक दिन तुम किसी और डॉक्टर के पास जरूर जाओगे, इसलिए बहाने से तुम्हें अपनी कजिन से मिलवाया। उसने जानबूझकर कह दिया कि तुम कभी पापा नहीं बन सकते, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। अब तुम्हें लगता है कि अपूर्वा के जो बच्चे हैं, वे तुम्हारे नहीं, लेकिन यह एक झूठ है। वे बच्चे तुम्हारे ही हैं। तलाक के बाद मुझे तुम्हारा दुख महसूस हुआ। तुम अमीर थे, चरित्रवान और सज्जन थे, इसलिए ही मैंने अपनी बहन से कहकर उसकी बेटी का रिश्ता तुमसे जोड़ने के लिए कहा। अब तुम्हारी दूसरी शादी को कई साल बीत चुके हैं। शायद तुम्हें मालूम नहीं, मैं और मेरा कजिन शादीशुदा हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि पूरी तरह स्वस्थ होने के बावजूद हमारे यहाँ औलाद नहीं हो रही। शायद ये मेरे धोखे की सजा है। इतना कहते कहते सना की आंखें आंसुओं से भर गई थीं, और मैं पत्थर की तरह जड़ हो गया था, जैसे शरीर का सारा खून सूख गया हो। वे दोनों मुझसे माफी मांग रहे थे। उन्हें लगा, अगर मैं दिल से माफ कर दूं, शायद उन्हें संतान मिल जाए। लेकिन मैं तो अपने गुजरे बरसों के बारे में सोच रहा था, जिसमें बस धोखा और पछतावा मिला था। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने अपनी पत्नी के लिए सब कुछ किया था, लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया? मैंने आंखें बंद कर लीं, मन में ठान लिया कि अब इस नफरत और बदले की भावना को अलविदा कह दूं। भगवान ने मुझे अजमाया, मगर अंत में एक नेक और सच्ची पत्नी दी, जो मेरे कठोर व्यवहार के बावजूद मुझे छोड़कर नहीं गई।
3 बच्चे हैं, जिन्हें मैं अब तक अपना मान ही नहीं पाया था। आखिरकार, मैंने सना और उस डॉक्टर को दिल से माफ कर दिया। जब वापस आया तो लगा, मन से कोई पहाड़ हट गया हो। सीधा अस्पताल पहुंचा, जहां अपूर्वा मुझे देखकर चौंक गई। मैंने उसका हाथ थामा और वादा किया कि अब मैं उसके और बच्चों के लिए पहले से भी ज्यादा खुशियां लाऊंगा। उसके चेहरे पर फिर मुस्कुराहट लौट आई, जैसे आज जिंदगी फिर सबसे खूबसूरत हो गई हो। इस कहानी का संदेश यही है कि सच्ची माफी और पश्चाताप इंसान को भीतर से हल्का बनाते हैं। धोखा चाहे जितना गहरा हो, सच्चे रिश्तों की कद्र और अपनी गलती को स्वीकार करके आगे बढ़ना ही असली जीत है। बीती गलतियों को पीछे छोड़ आगे बढ़ना जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।